हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में हम चर्चा कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से देश ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था और भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया है। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था एक था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप यानी पूरा प्रभुत्व निजी व्यक्ति का, निजी संस्था या व्यक्ति का अस्तित्व होता है। संसाधनों पर निजी व्यक्ति का प्रभुत्व होता है। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की भागीदारी नगण्य होती है या नहीं होती है। प्रतिस्पर्धात्मकता बड़ी होती है। इस तरह के अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा एक्सेट्रा आदि। वहीं दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था समाजवादी, इसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। सरकार का संसाधनों पर और श्रमिकों पर नियंत्रण होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था रूस में, चीन में, उत्तर कोरिया में। अब रूस ने और चाइना ने जब समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया तो दोनों के प्रवृत्ति में अंतर था। चाइना ने जहां संसाधन और श्रम दोनों पर नियंत्रण रखा, इसलिए कहलाया साम्यवादी। जबकि रूस ने संसाधनों पर नियंत्रण रखा था, श्रम पे नहीं, तो यह कहलाया समाजवादी। अब जो कि एक तरफ
यूएसए था, एक तरफ रूस था। जब भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, इस पे प्रश्न चिन्ह लग रहा था। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना था, कुछ विद्वानों का कहना था कि हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने से लोगों में आगे बढ़ने की ललक होगा और प्रतिस्पर्धा होगा, जिससे हमारा देश डेवलप होगा। वहीं कुछ ऐसे भारतीय, कुछ ऐसे विद्वान भी थे जिनका कहना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपनाना चाहिए, हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाना चाहिए। समाजवादी के प्रति झुकाव देने का दो कारण था। पहला कारण तो ये था कि हम जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसे आप लोग समझ गए होंगे। हम अभी चर्चा करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, लेकिन किसी का कितना व्यू था, किस रूप में था, हम उसको पहले जानेंगे। तो जिन व्यक्तियों का, जिन विद्वानों का कहना था कि हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए, तो वो क्यों ऐसा बोल पा रहे थे? हमको गुलाम किसने बना रखा था? ब्रिटेन ने। उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? पूंजीवादी। और हमारी मदद कौन कर रहा था हमारे स्वतंत्रता के लिए? रूस कर रहा था। तो रूस की अर्थव्यवस्था थी समाजवादी। तो कहा जाता है जिसके तरफ झुकाव होता है उसकी प्रवृत्ति को अपनाने की इच्छा भी होती है। स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के पूर्व जो है हमारा सहयोग समाजवादी के रूप में हो रहा था। परंतु जो पश्चिमी देश हैं उनके अंदर ये डर भी था कि यदि भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना लेता है, यदि भारत साम्यवादी अर्थव्यवस्था के तरफ झुकाव कर लेता है, तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसे एक अलग प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वारसा मजबूत हो जाएगा। वारसा का मतलब नाटो और वारसा में दो ध्रुवीय देश हो चुके थे। पूरा विश्व जो है ये दो ध्रुव में हो चुका था। एक था नाटो और एक था वारसा। वारसा। अब इसका नेतृत्व कर रहे थे यूएसए और इसका नेतृत्व कर रहा था रूस। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहा था। भारत भी नया नया इसी में आज़ाद हुआ था। भारत के साथ कई अन्य देश भी आज़ाद हो रहे थे। अब हम ना तो इधर जाना चाहते थे ना इधर। संबंध हमें इनसे भी रखना था, संबंध हमें इनसे भी रखना था। इसलिए हमने दोनों का, समाजवादी का और पूंजीवादी का, दोनों का आधार ले लिया। यानी हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके थे पिछली क्लास में। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है? अब आप एक और एक, इसे आप पूंजीवादी कह लीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था,
और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमने जो अर्थव्यवस्था अपनाया, भारत ने जो अर्थव्यवस्था अपनाया, वो दोनों का सम्मिलित रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया। और ऐसा नहीं है कि भारत पहला देश है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया हो। भारत से पहले नॉर्वे, स्वीडन, इन लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा था। इसमें फायदा क्या होगा? इसमें फायदा ये होगा कि ना हम पूर्ण रूप से सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अपने भारतीयों को छोड़ेंगे और ना हम उन भारतीयों के पंख को काटेंगे जो उड़ना चाहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, इसे तीसरी दुनिया के रूप में भी जाना गया। तीसरी दुनिया के रूप में क्यों जाना गया? पहली दुनिया तो अमेरिका की दुनिया हो गई। अमेरिका यहाँ पे एक सिंबॉलिक है, मतलब ऐसा देश जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया गया हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाए जाने से लोगों में एकाकीपन होना, परिवार का टूटना, आगे बढ़ने की होड़, प्रतिस्पर्धात्मक रवैया, ये देखने को मिला। दूसरी दुनिया के तरफ समाजवादी या साम्यवादी लोग हो गए, जिनमें एक साथ रह करके केवल ना मात्र परिवार, पूरा का पूरा कम्युनिटी एक साथ रहने पर बल देता है। सब लोग साथ मिल करके काम करने के इच्छुक होते हैं, और इच्छुक नहीं भी हैं तो सरकार का दायित्व है उसके आदेश को मानना पब्लिक का यानी नागरिक का कर्तव्य हो जाता है। तो भारतीय बुद्धिजीवियों ने समझा कि दोनों प्रवृत्ति हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते तो भारत में कुछ चुने हुए ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, उनके पास पूंजी था, उनके पास धन था, और वो पढ़े लिखे भी थे। ऐसे लोग बहुत ही चंद थे जो मुट्ठी भर मात्र थे। यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया जाता तो वो हमारे लगभग 90% आबादी के ऊपर हुकूमत फिर से करते और उन्हें गुलामों की तरह रखते, क्योंकि जब उनके पास ना तो पूंजी था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर के सिवा बाकी सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था होता है। जो जितना निवेश करेगा वो उतना लाभ कमाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ के आधारों पर रखा गया होता है, तो उन्हें किसी भी रूप में जनता के कल्याण का, जनता के भला का, जनता के लिए किए गए कार्यों से किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं होती। तो क्या हम मात्र 10% के लिए 90% जनसंख्या के सपनों को दबा देते? नहीं दबाते। इसलिए हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपनाई। तब तो हमें फिर समाजवादी अपना लेना चाहिए था। जब 90% लोग भूखे नंगे थे तो उनको रोटी देने के लिए सरकार की जिम्मेदारी थी, और जब सरकार की जिम्मेदारी थी तो सरकार के पास संसाधन पर्याप्त थे, उन्हें अपने कब्जे में कर लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने किया भी था कुछ। इससे क्या होता, जो 10% लोग अपने मेहनत, अपने दम पर आगे बढ़ने की चेष्टा करते थे, क्या उनके पंख को काट देना यही लोकतंत्र था? या लोकतंत्र की पराकाष्ठा को जो हम आज देख रहे हैं वो उस समय की जो नवदीप लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र में क्या करते हम? इसलिए हमने दोनों अर्थव्यवस्था के बीच को अपनाया। हमने कहा
हम पूंजीवादी भी अपनाएंगे, हम समाजवादी भी अपनाएंगे। और भारत ने एक तीसरी दुनिया की भांति कार्य करना शुरू कर दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है? ये जो हमने गुंडा बनाया है ये बहुत ही काम का है। इसे समझना आसान होगा। यदि आप कहीं भी मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं और अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को दर्शाना है तो ये जो डायग्राम है ये बहुत ही उपयोगी होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर और श्रम पर सरकार और निजी व्यक्ति या निजी संस्था दोनों का स्वामित्व होता है। यानी संसाधनों पर दोनों का स्वामित्व, दोनों का स्वामित्व होगा। बाजार और गैर बाजार दोनों घटक पाए जाएंगे। मिश्रित मूल्य पद्धति होगी। और कल्याणकारी कार्य होंगे। मतलब हम भारत के संविधान के भाग 4 क्लाज 1 यानी का भाग 4 के नीति निदेशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने में सक्षम होंगे। हम मौलिक अधिकार को भी ध्यान में रखेंगे। हम मौलिक कर्तव्य को भी ध्यान में रखेंगे। यानी हमने संविधान के भाग को भी ध्यान में रख करके जब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तो हमारे अर्थव्यवस्था में सभी कार्य शामिल हो गए। यहाँ पर एक होता है बाजार मूल्य और एक होता है प्रशासनिक मूल्य। अर्थव्यवस्था में एक होता है बाजार मूल्य और एक होता है प्रशासनिक मूल्य। बाजार मूल्य मैं क्यों अपनाऊंगा? बाजार मूल्य के अंतर्गत किसकी जिम्मेदारी होगी? जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाते तब हम बाजार की जो मूल्य है उसे अपनाते। जैसे आगे आप पढ़ेंगे GDP और GNP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, और एक पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय
उत्पाद। जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बाज़ार की वैल्यू दिखाई जाती है, बाज़ार मूल्य दिखाई जाती है। वो बाज़ार मूल्य कौन निर्धारित करता है? वो बाज़ार में बढ़ते प्रतिस्पर्धा का सूचक होता है। लेकिन जब प्रशासनिक मूल्य दिखाई देता हो तो वो किसकी जिम्मेदारी होता है? प्रशासनिक मूल्य सरकार के जिम्मेदारी का आधार होता है। वहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी दिखाई देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जनता का ध्यान रखे। ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो प्रशासनिक मूल्य हावी होता है, और यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो बाजार मूल्य हावी होता है। लेकिन यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ दोनों के मूल्य हावी होते हैं, बाजार मूल्य भी और प्रशासनिक मूल्य भी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों शामिल होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार मूल्य और प्रशासनिक मूल्य दोनों का वजूद शामिल होता है। पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के और 1981 तक हमने अपनी अर्थव्यवस्था को एकदम संभाल करके रखा। कब से? 15 अगस्त 1947 से 1980-81 तक, और अगर सीधे सीधे बात करें तो 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, उसके पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस पर हम किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करना चाहते थे। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को इस तरह से रखे हुए थे जिसमें हमने सर्वाधिक क्षेत्रों को सरकार के स्वामित्व में रखा था। जब 1991 की अर्थव्यवस्था में हमने संशोधन किया, हम एलपीजी पर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण। तब हमने, पहले जो हमारा अर्थव्यवस्था था इस तरह का था, ये सरकार था और ये पब्लिक था। 1991 के बाद में हम ऐसे हो गए, अब ये गवर्नमेंट हो गया और ये पब्लिक हो गया। यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने जो हमारी लाइसेंसिंग नीति थी हमने उसमें संशोधन किया। अब जब मिश्रित अर्थव्यवस्था का शुरुआत हुआ तो अब तत्कालिक दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं सामने आईं। जब भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था तो चाइना ने कहा कि भारत तीसरी दुनिया बना रहा है, नेता बनना चाहता है। अच्छा, हमारे यहाँ उस समय में भुखमरी भी थी, खाने के संसाधन कम थे, हमारी आबादी ज़्यादातर अशिक्षित थी। तो हर किसी व्यक्ति का पहला, हर किसी सरकार का एक जिम्मेदारी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को भोजन दे।
कबीरदास जी भी कहते थे, भूखे पेट भजन नहीं होता। हम देश देश चिल्ला लें, पाकिस्तान बहुत कहते कि पाकिस्तान के भारतीय क्या कहते हैं, राष्ट्रीयता हावी है हावी है। अरे भाई, वहाँ लोग भूखों मर रहे हैं, उनको तो पहले रोटी चाहिए। वो रोटी मोदी दे दें चाहे शहबाज शरीफ दे दें, मोदी से मांगेंगे तभी देंगे, इनकी जिम्मेदारी है देना। तो जनता रोटी मांगती है। जवाहरलाल नेहरू साहब उस समय अपनी जनता के भूख भरना चाहते थे, और वो किसी भी समुदाय के, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, नाराज़ नहीं करना चाहते थे। तो पूरी दुनिया 4 भागों में नजर आई। 4 भागों में कौन कौन? पहले में आया पहली दुनिया के देश, दूसरा दूसरी दुनिया के देश, तीसरा तीसरी दुनिया के देश, और चौथा चौथी दुनिया के देश। ये था क्या? ये कौन लोग थे जो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया में खोए हुए थे? पहली दुनिया के देश वो देश थे जो या तो विकसित अवस्था में थे और या तो विकसित होने के दौर में थे, परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग थे। इन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि कौन भूखों मर रहा है, इन्हें नहीं फर्क पड़ता है किसके पास कितनी संपत्ति है। पहले उठो, तेज चलो, दौड़ सको, पहले पाओ। इसी पश्चिमी दुनिया के देश को पहली दुनिया के देश के रूप में रखा गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोगों को पहली दुनिया में रखा गया। यहाँ एक कहावत है, आप तेज दौड़ना सीख लो, नहीं तो दूसरा तुम्हें खांद के आगे निकल जाएगा। वहीं दूसरी दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश वो देश हैं जिन्होंने समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा था। वहाँ के सरकार की जिम्मेदारी थी कि हम तुम्हें मंच देंगे, हम तुम्हें संसाधन देंगे, तुम काम करो और खाना खाओ। तुम्हें 4 रोटी की आवश्यकता है तो तुम्हें 4 रोटी मिलेगा, तुम्हारे बगल वाले को 10 की आवश्यकता है तो उसे 10 रोटी मिलेगा। भूखों कोई नहीं मरेगा। लेकिन प्रथम दुनिया के देश में जहां कहा गया तेज दौड़ना सीख लो, नहीं तो खांद करके लोग आपको निकल जाएंगे, वहीं दूसरी दुनिया के देश के लोगों का मानना है कि घर से निकलिए, कुछ कीजिए, खाना तो मिलेगा ही, न धन मिलेगा न धन संचय होगा। अब दोनों में विशेषता क्या है? पहली दुनिया के देश पैसा, आदमी कहता है पैसा आएगा तो टेंशन भी लाएगा, न पैसा है न टेंशन है। लेकिन पहली दुनिया के पास पैसा था, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग थे, उनके पास इतना पैसा था कि वो ज़रूरत पड़ने पर एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अचानक से यदि इन्वेस्ट करना हो तो सरप्लस नहीं था, और जब तक जनता स्वयं नहीं सोचेगी
तब तक उसके पास सेविंग नहीं होगा। तीसरी दुनिया के देश के वो देश थे जो नए नए आज़ाद हुए थे। वो विकसित तो नहीं थे भाई, गुलामी से आज़ाद हुए, विकसित कहाँ से होंगे। लेकिन उनके पास एक विज़न था। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया था। वो धीरे धीरे ही सही पर बढ़ना शुरू कर चुके थे। वो विकासशील के प्रगति के तरफ चल चुके थे। तीसरी दुनिया के देश के लोग कहते हैं, आप उठिए और तेज दौड़िए। यदि आप तेज नहीं दौड़ सकते तो तेज चलिए, तेज नहीं चल सकते तो धीरे से चलिए, वो भी नहीं कर सकते तो एक एक कदम बढ़िए, लेकिन रुकिए नहीं, चलते रहिए। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में हर उस व्यक्ति के लिए जगह है जो तेज दौड़ना जानता है, जो तेज चलना जानता है, या एक एक कदम सही बस आगे बढ़ना जानता है। सबके लिए ज़रूरी है। जो तेज दौड़ना चाहता है, ठीक है, मुकेश अंबानी भी हैं, अडानी भी हैं, लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ना चाहता है, जैसे यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं कि बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान में अरबपतियों की लिस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो किस लिए बढ़ पा रही है? क्योंकि कुछ सहयोग सरकार का है तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन चौथी दुनिया के देश फिर कौन है भाई? पहली दुनिया समझ में आ गया, दूसरी दुनिया भी समझ में आ गया, तीसरी दुनिया भी समझ में आ गया। भारत जैसे देश, हमेशा चाइना चिंतित रहता था कि भारत तीसरी दुनिया का नेता बनना चाहता है, तीसरी दुनिया का नेता बनना चाहता है। हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब कोट पहनते थे, उन्हें गुलाब बड़ा पसंद था। और जैसे ही जवाहरलाल नेहरू गुलाब लगा करके किसी देश का दौरे जाते थे, चाइना कहता था ये कौन सी बात है, इनसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था हमारी है, इनसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा है, इनसे ज़्यादा हमारे पास में धन संपदा है, हमारे यहाँ के लोग के पास ज़्यादा खाने की व्यवस्था है। खाने के तो उनके पास है नहीं, गुलाब लगा के चल देते हैं, तीसरी दुनिया के नेता बने बैठे हैं। ये जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं बने बैठे थे, गुट निरपेक्ष देश के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता बना रखा था। वो कहीं ना कहीं आज भी ये देश है। भारत आज भी विश्व के लगभग 70 से 80 देशों की नुमाइंदगी आज भी भारत करता है। कुछ का सीधे, कुछ का इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भारत के ऊपर ध्यान रख करके क्या आता है, हिंद महासागर से जुड़े हुए लगभग देश अपनी समुद्री सुरक्षा का दायित्व भारत के हाथों में दे रखे हैं। भौगोलिक स्थिति कैसे बदलेगा? चीन। लेकिन चौथी दुनिया के देश कौन है? चौथी दुनिया के देश के वो लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम कैसी अर्थव्यवस्था अपनाएं। ये आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज भी गरीबी, बदहाली, अशिक्षा, इन सब का सामना कर रहे हैं। इसमें आते हैं कुछ अफ्रीकी देश, कुछ आते हैं एशिया के देश। इसी में गरीब भुक्खड़ लोग हैं ज़्यादा, और तो जगह अपने अपने रूप में विकसित हैं। युगांडा, सोमालिया, जो ये सब देश हैं, ये चौथी दुनिया के देश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ देशों का, ये केवल अर्थव्यवस्था के प्रकार के रूप में समझा गया। अब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3 चीजों को शामिल किया गया: प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था
और तृतीयक अर्थव्यवस्था। प्राथमिक अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र रखे गए वो 3 तरह के रखे गए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आपके आएगा सबसे पहले कृषि व्यवस्था, फिर आएगा पशुपालन, व्यवस्था, फिर आएगा खनन व्यवस्था, मत्स्यन व्यवस्था, यानी कि और एक आप और कुटीर उद्योग ले सकते हैं, पर शर्त कि अभी आप इतना ही लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था कृषि अर्थव्यवस्था का, और मिश्रित कृषि के रूप में ध्यान रखिएगा, मिश्रित कृषि जब बोला जाता है ये दोनों शामिल होते हैं। 2011 में IAS में यानी यूपीएससी में और उसके बाद कई एग्जाम में पूछा गया कि मिश्रित कृषि व्यवस्था क्या है। तो मिश्रित कृषि में कृषि व्यवस्था और पशुपालन दोनों को जोड़ करके मिश्रित कृषि के रूप में जाना जाता है। तो ये समझिएगा आप। खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, खनन व्यवस्था जैसे कोयला का खनन करना और अन्य माइनिंग का खनन करना, और साथ ही मिश्रित मत्स्य अर्थव्यवस्था यानी जलयोजित कृषि। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और पशुपालन द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को देख लेते हैं। अब CSO के द्वारा जब वर्गीकरण किया गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा वर्गीकरण किया गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र का परिभाषा यह है कि नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए उन्हें प्राथमिक वस्तुएं कहा गया, और इसके लिए जो मशीनरी या संस्थागत संरचना का प्रयोग किया जाए वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाया। जैसे हो गया कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंग हो गए। वहीं दूसरे क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं या प्राथमिक वस्तुओं में एक बार या कई बार उनमें मूल्यवर्धन किया जाए, संशोधन किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, बनाया जाए और उसके माध्यम से एक नई वस्तु को बनाया जाए या उत्पादन किया जाए, उसे द्वितीय वस्तु कहते हैं। और इसमें बनाए गए संस्थागत संरचना को द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, जल विद्युत क्षेत्र,
गैस आपूर्ति क्षेत्र, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे वस्तु आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अदृश्य सेवाओं को रखा गया है। जैसे आप होटल में जाते हैं, होटल में गए तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कोई भोजन आपके पास आया। जो भोजन आया वो आपका द्वितीयक क्षेत्र का है, लेकिन जो भोजन ले करके आया, आपके पास रखा, आपको कमरा दिया, होटल में रखने की व्यवस्था दी, ये सर्विस जो आपको मिल रहा है, सेवा जो आपका हो रहा है, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अदृश्य सेवाओं को तृतीयक वस्तुएं या इससे संबंधित जो संस्थागत संरचना है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आया। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है, व्यापार आता है, परिवहन आता है। आप यहाँ से बैठ करके कहीं जाते हैं, उनको पैसा देते हैं, वो आपको सर्विस पहुँचा देते हैं। चलो, संचार, आप फोन पे बात करते हो, वो आपका सेवा क्षेत्र में आता है। आप भंडारण किए हुए हो, सामान रखे हुए हो, उठा के लेकर चला जाएगा, आपने वो सर्विस दिया, वो भी सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में आता है। बैंकों में पैसा जमा करना, बीमा कराना, ये आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वास्तविक संपदा, वाणिज्यिक आवास, सेवाओं का स्वामित्व, ये आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, सिक्योरिटी, प्रतिरक्षा, ये तथा अन्य सेवाएं, जो सेवा से जुड़े हुए भाव हैं वो आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा द्वितीय क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग किया गया वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। और कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन, ये जो सीधे आप कृषि खेत से काट के अनाज ले आए, पशु पाले हुए हैं, दूध निकल रहा, मांस निकल रहा, चमड़ा निकल रहा, हड्डी निकल रही, तालाब में गए, मछली पकड़ लाए, मिट्टी में से खनन किए, कोयला निकाल लिए, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसका विभाजन किसने किया? इसका विभाजन किया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा जो है इन तीनों क्षेत्रों के अलग अलग को वर्गीकृत किया गया, विभाजित किया गया। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास में पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।